second part of this video, I'm going to talk about unification of जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन कैसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का होता है। सो आगे मैं बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट हमारे जो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का सबसे पहला प्रोसेस यहाँ देखा जाए। यूरोपियन गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू यूनिफाइड Germany, but they could not as German Empire was under the rule of, कि जर्मन एम्पायर एक रूल किसके अंडर में था, किंग विलियम फोर्थ। इसके चलते वो यूनिफिकेशन नहीं कर पाए। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूनिफिकेशन किसके हाथ में चल जाता है, प्रशा के हाथ में। टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द जर्मन। और उसमें आते हैं ओट वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, लीड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। वो क्या करते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट को लेते हैं जर्मनी में, और इस तरह वो क्या करते हैं, यूनिफिकेशन किया जाता है। 3 वार्स होता है फाउट बिटवीन द 1864 टू 1871। इट मीन 7 ईयर्स तक हमारा ये वार चलता है। अब एक न्यू जर्मन एम्पायर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है क्या, कैसर विलियम वन, कैसर विलियम वन, विच वॉज बेस्ड ऑन लीगल, जो लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मतलब सही से करते हैं। तो इस तरह हमारा क्या देखते हैं, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में देखिए क्या होता है, इसको देखेंगे सबसे पहले। अब हमारा जो यूनिफिकेशन करने वाले हैं किसका, इटली का। सो इटली वाज अ स्कैटर्ड एम्पायर कंसिस्टिंग 7 स्टेट में, लेकिन एक स्टेट जो था आउट ऑफ 7, ओनली वन वाज गवर्नमेंट बाय द एम्पायर गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट सॉरी, उनके द्वारा मतलब कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा था, रूल्ड किया जा रहा था। सो नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं, जिसमें से 3 हमारे जो यूनिफिकेशन करने में, सबसे पहले गुस्पी मेजनी जो है, गुस्पी गैरिबाल्डी एंड कैंट क्वेवो, ये तीनों लोगों का हाथ है। जिसमें से हम अगर बात करें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, गुसेप मेजनी जो होते हैं और रिपब्लिक पार्टी का हेड होते हैं और फाउंडर होते हैं यंग इटली और यूनिफिकेशन थ्रू द एजुकेशन। ये क्या करना चाहते थे, एजुकेशन के द्वारा यूनिफिकेशन करना चाहते थे। सेकंड में बात करें हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, गुसेप गैरिबाल्डी जी थे, जो हीरो ऑफ रेड शर्ट के थे, जाने जाते थे, जिन्होंने सपोर्ट ऑफ इटालियन पीजेंट्स से मतलब इनको प्राप्त हुआ था, ओन किए थे, एंड ड्रॉप आउट स्पेनिश रूलर्स को हटा दिए थे। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो जो कैंट कॉवियोर जो थे, वो ना रिवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे, इन्हीं को मतलब रियल मेकर जाना जाता है इटली का, जिन्होंने ओन किया था वार्स अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया थ्रू द डिप्लोमेटिक वेज, डिप्लोमेटिक तरीका से, कूटनीतिक तरीका से। नेक्स्ट मैं बात करूं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, हमारा विक्टर एम्यूल टू का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कैसे हुआ। ब्रिटिश जो एम्पायर था कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, आयरिश, इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, कम्युनिटी था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्राउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू एम्पायर, मतलब इंग्लैंड के जो ब्रिटिश के जो एम्पायर थे उनको ज्यादा प्रॉस्परस बना दिया। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड मिलकर क्या बनाते, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें वेल्स भी था, ठीक है। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, जब ये तीनों लोग जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स चारों मिल गए तो यूनाइटेड किंगडम का निर्माण कर, ठीक है। इंग्लिश आइल्स का भी जिक्र किया गया है। इंग्लिश आइल्स में आपको इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड प्लस नॉर्थन आयरलैंड, आयरलैंड, और उसके बाद बोल सकते हैं हम वेल्स, ये तीनों मिलाकर इंग्लिश आइल्स बनाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन में, हमारा देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एल्गोरी की बात किया गया कि पोएट्री, स्टोरी, पोएम और पिक्चर के माध्यम से
इंटरप्रेट किया जाता था, जो रिवील किया जाता था, जो हिडन मीनिंग होता था, जिसका मतलब एल्गोरी होता है, यानी पोएट, पोएम और पिक्चर के माध्यम से। ये दे वर यूज्ड इन द 18th एंड 9th सेंचुरी, किया गया था क्या करने के लिए, नेशनलिज्म की भावनाओं का स्प्रेड करने के लिए, जिसमें से बहुत सारे पिक्चर यहाँ एल्गरी के रूप में, जैसे जर्मनी से जर्मेनिया पिक्चर दिखाया गया था फीमेल फिगर को, जैसे एल्गरी में, जैसे हमारा इंडिया को हो गई तो भारत माता हम लोग बोलते हैं। जैसे आप यूनाइटेड किंगडम यानी यूएसए में जाएंगे तो अंकल सैम जो है एक क्या है, एल्गरी के रूप में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे अशोक चक्र भी क्या है, एक एल्गरी के रूप में दिखाया गया है। और सिंबल ऑफ ब्रोकन चेन जो है सिग्निफिकेंट लिबर्टी का है, तो ये भी एल्गरी दिखाया गया है। नेक्स्ट जैसे सिंबल राइजिंग ऑफ सन सिग्निफिकेंस न्यू एरा, ये भी एक नया एरा के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट एल्गरी जो दिया गया, जो स्वॉर्ड की बात कर रहा है, तो रेडी टू फाइट का मतलब प्रतीक दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट एल्गरी जो सिंबल जैसे क्राउन ऑफ ओक जो दिया है, क्राउन ऑफ ओक लिप्स, ये हीरोइज्म का प्रतीक है, ठीक है। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म जो हमारी बातें हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये जो इंपीरियलिज्म है, द लास्ट ईयर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द इंपीरियलिज्म, मतलब क्या करने लगे, नेशनलिज्म धीरे धीरे किसका रूप लेने लगा, इंपीरियलिज्म का। अब इंपीरियलिज्म क्या है इसको समझते हैं अच्छे ढंग से। जैसे इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि जो पॉलिसी था एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ाना कंट्रीज पावर को, किसके द्वारा, यूज ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री को यूज करके और अदर, तो उसको इंपीरियलिज्म बोला जाता था, ठीक है। आगे बात कर, जैसे इंपीरियलिज्म में देखिएगा ये बाल्कन रीजन है, ये वाला टोटल, तो बाल्कन रीजन पे देखिए अलग अलग है। ये लोग क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म कर रहे थे, धीरे धीरे बढ़ा, जैसे रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रियन एम्पायर, इटली हो गया, बाल्कन जो रीजन है, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो है इंपीरियलिज्म, देखिए ब्रिटिश एम्पायर भी किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी।